हम इमरान खान साहब को गिरा के 1.5 साल शायद कंटिन्यू ना करें। जरदारी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जिस तरह वो लाहौर में बैठे हैं तो कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा, मुझे पूरा यकीन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। 4 फरवरी के बाद मुसलसल पाकिस्तान में जो सियासी मैदान है या कारज़ार, वहाँ बहुत ज़्यादा हिद्दत महसूस की जा रही है। और ये सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से, जब उन्होंने पहली मुलाकात की एक तवील वक्फे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब से। तो उसके बाद से लेके अब तक कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं, कौन कौन सी पेशरफ्त ऑपोजिशन की तरफ से हो चुकी है, उसकी एक तरतीब आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जी 4 फरवरी को यानी 4 फरवरी 2022 को मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात होती है इमरान खान साहब के इत्तेहादी MQM के वफ्द की इस्लामाबाद में। 5 फरवरी को अगले ही रोज़ आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ़ ले गए शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करने, जहां मरियम नवाज़ भी मौजूद थी। और दरअसल इसको आप एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी कह सकते हैं, जो जमूद नज़र आ रहा था ऑपोजिशन की सरगर्मियों में। 5 फरवरी को ही PDM से अलहदगी के बाद पहली बार मौलाना फजलुर रहमान साहब से ANP के गुलाम अहमद बेलोर ने मुलाकात की। सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने PDM को छोड़ा था, उसके बाद फिर ANP ने भी PDM को छोड़ दिया था। 7 फरवरी को मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब से जो नून लीग की लीडरशिप की मुलाकात हुई, उस मुलाकात पर CEC अरकान जो हैं नून लीग के, उनको एतमाद में लिया गया। 7 फरवरी को ही आसिफ अली जरदारी साहब ने इमरान खान साहब के दूसरे अहम इत्तेहादी चौधरी बरादरान साहब से उनके घर लाहौर में जाकर तफसीली मुलाकात की। और जो इतलात सामने आई, जरदारी साहब ने उनसे मदद तलब की, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने कहा कि फिल वक्त हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और 2023 तक हमारी कमिटमेंट है। 8 फरवरी को शहबाज शरीफ साहब से MQM के वफ्द की लाहौर में मुलाकात हुई और MQM का वफ्द इमरान खान साहब के खिलाफ फट पड़ा। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जो उनकी शिकायतें हैं उसका उन्होंने बरमला इजहार किया। 9 फरवरी को PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक राब्ते के बाद PDM का हंगामी इजलास 11 फरवरी को लाहौर में तलब किया। और 11 फरवरी को फिर लाहौर में शहबाज शरीफ साहब के घर पर मौलाना साहब की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने भी ऑनलाइन शिरकत की। और इसमें बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर पहली बार PDM की इन जमातों में, अपोजिशन की जमातों में इत्तेफाक हुआ कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए इमरान खान के खिलाफ। पहले इसके ऊपर इन तमाम जमातों का इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था। 12 फरवरी को उससे अगले ही रोज़ मौलाना साहब का आसिफ अली जरदारी साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, ये भी कुछ वक्फे के बाद, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब में भी काफ़ी दूरियां बढ़ गई थी। 12 फरवरी को ही मौलाना साहब की लाहौर में चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। और 13 फरवरी को मौलाना फजलुर रहमान साहब की चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ कई साल के बाद चौधरी बरादरान के घर पहुंचे। तो ये गुज़श्ता तकरीबन 8-10 दिन की तेज़ी से बढ़ती हुई पेशरफ्त है। इमरान खान साहब बज़ाहिरन मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या ये एतमाद या इत्मीनान सिर्फ उनके चेहरे पर अयां है या वो अंदर से भी मुतमईन हैं? दिली तौर पर मुस्लिम की हुकूमत को कोई नहीं गिरा सकता। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सरदार नबील गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल सीनियर मरकज़ी रहनुमा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीदा फ़ारूकी साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन, पॉलिटिकल एनालिस्ट। फरीदा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नबील गबोल साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सर, हर दौर में हम देखते रहे, चाहे वो पिछला नवाज शरीफ साहब का दौर हो या उससे पहले 2008 से 13 तक आपका दौर हो, या उससे पहले अगर चले जाएँ 2002 से 2007 तक क्वाफ लीग का दौर हो, तो जो चौथा साल होता है हुकूमत का, उसमें इस किस्म की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाती हैं और हुकूमत डगमगाने लगती है। लेकिन हमने देखा कि
कॉफ लीग ने भी 5 साल पूरे किए, आपने भी 5 साल पूरे किए, नून लीग ने भी 5 साल पूरे किए, भले वज़ीर आज़म तब्दील हुए, आपके भी तब्दील हुए। इमरान खान साहब 5 साल तब्दील करेंगे, पूरे करेंगे सर? देखिए, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और जो मुलाकातें हो रही हैं पीडीएम के हवाले से और हुकूमत के जो कोalition पार्टनर्स हैं उनके हवाले से, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको बताऊं कि ये जितने एलाइज़ हैं जो गवर्नमेंट के हैं, उनको अब ये बात समझ आ गई है कि अगर 5 साल पूरे किए इन्होंने इन हालातों में, जो ये हालात हैं, जो महंगाई है, जो लोगों के हालात हैं, तो ये अपने हल्के में जा नहीं सकते। अब अगर ये अपने हल्के में जा नहीं सकते तो बेहतर ये है कि वो एक डूबते हुए जहाज़ से जो है छलांग लगा दें। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि ये सारा सिचुएशन पैदा हुआ कि 1.5 साल पहले ही हमें, या 1.25 साल पहले ही जो है इलेक्शन से हुकूमत को जाते हुए नज़र आ रही है हुकूमत। और हुकूमत कैसे जाएगी, वो ज़ाहिर अदम एतमाद पे जाएगी। और अदम एतमाद इस तरीके से होगा कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के अंदर हुआ कि वज़ीर आला ने जब देख लिया कि अदम एतमाद कामयाब होगा, और अमूमन यही होता है जब अदम एतमाद कामयाब होने जा रहा होता है तो वो पहले से इस्तीफ़ा दे देते हैं। मुझे नज़र यही आ रहा है कि अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में वज़ीर आज़म पहले ही इस्तीफ़ा दे देंगे। अब हमें ये डर है कि वो पहले इस्तीफ़ा देकर जो है वो ख़ुद ही असेंबली को तोड़ देंगे। और अच्छा, क्योंकि उनके हक़ में भी यही है, बेहतर है कि ख़ुद ही जब वो असेंबली तोड़ेंगे तो वो आवाम के पास एक सियासी शहीद बन के जाना चाहते हैं कि देखो मुझे हुकूमत करने नहीं दिया। नबील कबूल साहब, फिर वो एक असेंबली नहीं तोड़ेंगे ना, वो कौमी असेंबली के साथ पंजाब असेंबली भी तोड़ेंगे, वो साथ फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तोड़ेंगे। और अगर 3 असेंबलियां 5 में से टूट जाएं तो फिर आपको भी असेंबली तोड़नी पड़ेगी अपनी। देखिए, हम फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे ना। अगर वो असेंबली तोड़ेंगे तो हम तो तैयार है जनरल इलेक्शंस के लिए, हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम तो जनरल इलेक्शन के लिए जाएंगे। अगर वो असेंबलियाँ तोड़ते हैं तो तोड़े, कोई इशू नहीं है। सिंध की को भी जो है असेंबली टूट जाएगी, ज़ाहिर है पूरे जनरल इलेक्शन होगा। इस वक्त ये बातें चल रही है पीडीएम के साथ कि अदम एतमाद की तहरीक कौन से दिन लाया जाए, और सब अपने अपने जो घोड़े हैं उनको दिखा रहे हैं कि जी आए देखें हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे इतने लोग हैं। और जिस तरह आपने जो शुरू में कहा कि चौधरी शुजात ने जो है माजरत की है, तो ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक उनसे बातचीत चल रही है। आज सिराजुल हक साहब से जो है फ़ोन पे रब्ता हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब का, इसी तरह सबसे रब्ते हो रहे हैं। और जब जरदारी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जिस तरह वो लाहौर में बैठे हैं, तो कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा, मुझे पूरा यकीन है। राइट। अच्छा, ये जो आपने एक बात कही, ये बड़ी अहम बात है, और इसको आप कह सकते हैं कि एक प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट भी हो सकती है इमरान खान साहब के इत्तेहादियों के लिए, कि इमरान खान साहब की बुरी कारकर्दगी या उनकी बैड परफॉर्मेंस या उनकी मुआशी कमज़ोरियों का नज़ला या मलबा इत्तेहादी जमातों को भी उठाना पड़ेगा। तो लिहाजा आपने इत्तेहादी जमातों से कहा कि जी उनको खुद फैसला करना चाहिए। ये बात मरियम बीबी ने भी फरमाई है, मैं चाहूँगा ज़रा वो शुरुआत बात कि मैंने को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप बाइज़्ज़त तौर पर अगले इलेक्शन में अपने हलकों में जाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना ना बने, तो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट मत करें। जी गरीदा, आपके पास आना चाहूँगा यही सवाल लेके। नबील कबूल साहब ने भी कहा और मरियम बीबी भी फरमा रही हैं, तो इमरान खान साहब के जो 2 अहम इत्तेहादी हैं, यानी कॉफ लीग और MQM, जिनकी वजह से कोई तब्दीली मुतवक्के है, अगर हो सकती है, तो क्या ये इस आर्गूमेंट को बाय करेंगे जो इनको नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर भड़काया जाता है कि भाई वो तो खुद भी डूबेंगे, तुम्हें भी डुबो देंगे, अपनी इज्जत बचाओ, साइड पे हो जाओ, क्या वो बाय कर लेंगे इस आर्गूमेंट को? अमीर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में जो है वो दावत दी है, और ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया है। देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में खुद भी फरमाया था कि जब शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई चौधरी बरादरान की, तो वो फट पड़े हुकूमत के खिलाफ। अब चौधरी बरादरान की काफ लीग की जो शिकायत हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, वो शुरू के 8-9 महीनों के बाद ही डेवलप होना शुरू हो गए थे। खासतौर पर मैं तो कहूँगी कि वो उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला नॉमिनेट करने और वज़ीर आला बनाने के साथ ही चौधरी बरादरान के तहफ़्फ़ुज़ात का आगाज हो गया था। 2-3 साल गुजरे तो ज़ाहिर है बीच में बैड गवर्नेंस, महंगाई के, बेरोजगारी के मामला, जनूबी पंजाब सूबे का जो वादा कर रखा था, खासतौर पे काफ लीग के जो भी हल्के हैं, MNAs के, MPs के, वहाँ पे तरक्याती काम वगैरह ना होना, ये ग्रीवेंसेस आहिस्ता आहिस्ता एक स्नोबॉल इफेक्ट जो है ये बहुत बड़ा होता चला गया है। अब काफ लीग का पंजाब में जो किरदार है इस वक्त सियासत में,
वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा ना पड़ेगा कि जब चौधरी बरादरान मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के साथ होते थे तो उस वक्त वाई जो थे वो पंजाब के वज़ीर आला थे, उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक लेके आई। अब जहां तक मुझे याद पड़ता है पंजाब में एक ही वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है, अब तक दूसरे वाई के खिलाफ थी, और उसके जवाब में पीपल्स पार्टी भी मियां मंजूर अहमद भट्टू को वज़ीर आला लेके आ गई थी। अब नवाज शरीफ बरादरान ने चौधरी बरादरान का टास्क लगा दिया कि आपने जवाबन मियां मंजूर अहमद भट्टू के खिलाफ लेके आनी है अदम एतमाद की तहरीक और उसको कामयाब करवाना है, जिसके लिए सारे के सारे जितने भी अराकीन थे उनको चौधरी बरादरान ने कुछ को अपने इलाके में रखा, कुछ को इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया। वो एक बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग के भी इल्जामात लगे थे, तो वो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी जो कि चौधरी बरादरान ने अरेंज करवाई थी ताकि पीपल्स पार्टी के मियां मंजूर अहमद भट्टू के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सके। लेकिन चौधरी बरादरान अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कामयाब नहीं हो सके थे पंजाब के वज़ीर आला के खिलाफ मियां मंजूर अहमद भट्टू के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। अब इस वक्त जो चौधरी बरादरान मुतहर्रिक हुए हैं, जहां तक मुझे खबर मिली है तो जो नया सेटअप आएगा मरकज में, एक तो उनका फोकस है कि हम मरकज में तब्दीली लेके आए इमीडिएटली और पंजाब में लेके आए। अब इसमें दो राय पाई जाती है इस वक्त तक भी, जबकि आज मुलाकात हुई है कि पहले किसके खिलाफ लेके आनी है। पहले पंजाब से कमजोरी का आगाज किया जाए ताकि जो मरकज में लोग हैं उन शौक पहुंचे और वहां से जितने भी नंबर्स हमें दरकार है वो फौरन से हमारे पास लुढ़कते हुए आ जाएं, या डायरेक्ट अटैक ही मरकज में किया जाए। तो इस पे चंद एक दिन में आगे जाके चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन अगर पंजाब से आगाज किया जाता है अदम एतमाद का, तो जो नया सेटअप आएगा उसमें ये रखी जा रही है, इम्कानात ये हैं कि चौधरी बरादरान को जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए, शायद वज़ारत आला भी उनको जो है दे दी जाए, और इसी पर जो है इस वक्त एक पॉलिटिकल बार्गेन या समझौता जो है वो चल रहा है। क्या PMLN अगेन इमरान खान उनके सियासी हरीफ हैं तो चौधरी बरादरान भी उनके सियासी हरीफ हैं, क्या PMLN ये गवारा करेगी कि हम पंजाब की वज़ारत आला उस ख्वाफ लीग को दे दें जिसकी पंजाब के अंदर सिर्फ 10 सीटें हैं और वो हमारी ही पार्टी को बाद में तोड़ेंगे, डंड डालेंगे 2023 के लिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अमीर अब्बास साहब आपका, और इसमें मैं वही दोहराऊंगी जो मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट आपने चलवाया या शायद नहीं चल पाया, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो भी तरीका हमें अपनाना पड़े हम इमरान खान से छुटकारा हासिल करना चाहिए। फिर हमजा शहबाज साहब ने भी ये कहा, और फिर यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि जो भी करना चाहे, यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं कि जो भी तरीका हो इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। यानी वो जो नफा नुकसान का जब आप एक गोशवारा बनाते हैं तो आप समझती हैं कि इनके लिए सबसे ज्यादा फायदा जो है वो इमरान खान साहब से जान छुड़वाना है और भले कोई भी आके बैठ जाए। ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, लेकिन दूसरी बात आप ये देखिए ना कि जो भी चीज हो, बहरहाल काफ लीग एक फितरी तौर पे पंजाब में ज्यादा करीब वो ज्यादा कुर्बत रखते हैं, वो पंजाब की सियासी जमात है, नून लीग के साथ वो शामिल रहे हैं चौधरी बरादरान, और सबसे अहम बात जो उनकी है वो सियासी रवादारी और रख रखाव है। अब देखिए, बावजूद इसके कि दोनों इंतहा के हरीफ थे, और शहबाज शरीफ के बारे में चौधरी परवेज इलाही जब वज़ीर आला बने पंजाब के तो क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद दोनों ने एक सियासी रख रखाव रखा, रवादारी रखी, और उसी रवादारी का नतीजा ये बैठ गए हैं। तो सियासत में कोई भी कभी हतमी दोस्त हतमी दुश्मन नहीं होता, और यही चीज इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी, आप कह लें कि उनका एक कमजोरी कहा जाती है कि वो लोगों को जोड़ के नहीं रखते। उनकी नजर आइंदा 20-25 साल बाद या आइंदा की उनकी 50 साल बाद की उनकी पार्टी की सियासत क्या होगी उस पर नजर नहीं होती। वो इस वक्त हाल में जीते हैं और बड़े सख्त अपने उसूल रखते हैं, जो कि एक तरह से पॉजिटिव बात भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको सियासत के लिए बहुत कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो बहरहाल इस वक्त मेरे नजदीक फितरी तौर पे, और खासतौर पर एक पार्टिसिपेंट बात कर रहे थे, मैं आधी बात सुन सकी कि देखिए इस वक्त जो महंगाई की बेरोजगारी की सूरत हाल है अमीर अब्बास साहब, ये काफ लीग ने चौधरी बरादरान ने पंजाब में, मैं जरा उस पर महंगाई के ऊपर बाकायदा मैं आगे बात करता हूं, क्योंकि बिजली की कीमतें और बढ़ गई हैं। अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें भी 15 तारीख को बढ़ने की उनकी भी खबर आ रही है। हसन साहब, तो जिसे कहते हैं तोते की जान किसमें है, तो दो अहम आपके इत्तेहादी क्वाफ लीग और MQM, वैसे तो आपके इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी है और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी GDA, लेकिन ये दो जमातें हैं, इनको अगर ऑपोजिशन आपसे अलहदा करने में कामयाब हो गई
तो फिर नंबर गेम के मुताबिक तो इमरान खान साहब की हुकूमत का बाकी रहना नामुमकिन है। जी देखिए, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है ना कि नंबर गेम जो है वो इसी तरह की है कि अगर हमारे इत्तेहादी हमारे साथ नहीं रहेंगे तो जाहिर है पंजाब में भी वो हुकूमत कायम नहीं रह सकती। ये तो दिस इज़ व्हाट द नंबर्स टेल। लेकिन जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या ऐसा होने जा रहा है, क्या हमारे इत्तेहादी हमारे साथ से हिल जाएंगे? मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ भी होने जा रहा है। और ये तो अपोजिशन ने अब एक कोशिश की है, मीटिंग्स कर रहे हैं, एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और पहले इनसे कुछ नहीं बना 3.5 साल, अब ये एक दफ़ा और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको 2023 तक इंतज़ार करना पड़ेगा हुकूमत में आने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए, जिसके बाद ये अपना जोर आजमाई कर सकते हैं। लेकिन नंबर्स गेम बिल्कुल इसी तरह है। हमारे इत्तेहादियों के इख्तलाफात की आपने बात की, पहले भी बड़ी दफ़ा इख्तलाफात भी होते हैं, और आपने देखा है कि तहरीक-ए-इंसाफ वो जमात है जो हम उनकी बात सुनते भी हैं, उनके मशवरे पे चलते भी हैं। लोकल गवर्नमेंट का जब लॉ बन रहा था उसमें क्यू लीग की तरफ से, काफ लीग की तरफ से काफ़ी सिफारिशात और तजावीज़ आई थी, जिसको फिर हमने बाद में इनकॉर्पोरेट भी किया था और उस लॉ के अंदर लेके भी आए थे। तो ये जो हमारे मामलात हैं अंदर के आपस के, वो तो सॉर्ट हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं इसमें कोई डेडलॉक हो। और ये अपोजिशन की कोशिशें जो है ये बिल्कुल नाकाम रहेंगी। और एक जो हरीदा साहिबा ने बात की, उन्होंने काफ़ी हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए, उनकी बड़ी कमांड है। तो आपको याद है कि मुस्लिम लीग नून ने परवेज़ इलाही साहब से वादा किया था 90s में कि जी हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और उसके बाद इलेक्शन जीतते ही उन्होंने ये फैसला किया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए हम मुख्तस करेंगे पोजीशन, और ख़ानदान से बाहर किसी फ़र्द को नहीं देंगे। तो परवेज़ इलाही साहब के सामने उनका पास रिकॉर्ड भी है उनका, बिल्कुल सही है, पता भी है वो बिल्कुल पास रिकॉर्ड है आसाम भी। लेकिन उसमें एक फ़र्क है, उसमें फ़र्क ये है कि इस दफ़ा अगर चौधरी बरादरान के ज़रिए से वो इमरान खान साहब की हुकूमत यानी बुज़दार साहब की हुकूमत पंजाब में टॉपल करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर अगर नून लीग खुद बनना चाहेगी तो उसको अगेन चौधरी साहब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो मिसकमिटमेंट करेंगे तो वो नहीं उनके साथ खड़े होंगे ना। ये आप अमीर साहब बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्यू लीग के जो सियासतदान हैं हमारे परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात, ये बड़े मंझे हुए ज़ीरक सियासतदान हैं। ये टेस्ट मैच के प्लेयर्स हैं, ये T20 खेलने वाले लोग नहीं हैं, और इसी वजह से वो इंशाल्लाह उनके साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, चले मेरा ख्याल है नंबर इस वक्त क्या हैं वो भी ज़रा आपके साथ शेयर कर देते हैं पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली के अंदर, ताकि मज़ीद सूरत हाल जो दिलचस्प बन रही ज़रा स्टैट्स क्लियर हो जाएं। पंजाब असम्बली में जी मेंबरान की कुल तादाद 371, तहरीक इंसाफ के हैं जी 183 MPs पंजाब असम्बली में, मुस्लिम लीग नून के हैं 165, मुस्लिम लीग क्वाफ के हैं 10, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 7, पाकिस्तान राह हक पार्टी का 1 MP है, और आज़ाद अरकान जो हैं वो 5 हैं। तो आज जो आज़ाद अरकान है वो भी अपने फैसले करने में ज़ाहिर बात है आज़ाद हैं, जो कि वो आज़ाद अरकान है। तो 194 लोग बनते हैं हुकूमत के और 177 लोग बनते हैं इस हिसाब से ऑपोजिशन के। तो इनको 17 लोगों की कमी है, यानी इनको 18 लोग चाहिए होंगे पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन को बुज़दार साहब की हुकूमत के खात्मे के लिए। इसी तरह अगर हम कौमी असम्बली में नंबर्स गेम आपके सामने रखें तो यहाँ पे 342 का ऐवान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 156 लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के 84 लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56 लोग हैं 56, MMA के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 5 लोग हैं, MKM जो है वो 7, तो MKM और PMLQ इनके मिला के 12 लोग बनते हैं। तो ये एक बड़ी फिगर है जिसको अपोजिशन टारगेट करना चाहेगी। GDA के 3 लोग हैं, अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब की एक ही सीट है उनकी पार्टी की, अवामी नेशनल पार्टी 1 सीट है जो कि अपोजिशन के साथ खड़ी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5 सीटें हैं, इसी तरह से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की 4 सीटें हैं जो कि अपोजिशन के साथ खड़ी है, जमहूरी वतन पार्टी की 1 सीट है जो हुकूमत के साथ खड़ी है, और आज़ाद अरकान कौमी असम्बली जो कि 4। तो यहाँ तकरीबन 182 और 162 का एक नंबर हमारे सामने है। 182 हुकूमत क्लेम कर रही है, 162 ऑपोजिशन, 20 का यहाँ पे फ़र्क है। इन 20 लोगों में जहांगीर तरीन साहब के जो लॉयल लोग हैं वो भी इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं कि अगर कौफ लीग या MKM नहीं टूटती हुकूमत से तो ये जो जहांगीर तरीन साहब के लोग हैं क्या उनकी लॉयल्टीज़ तब्दील की जा सकती है या नहीं। तो नबील गबोल साहब, नंबर गेम तो बड़ी वाज़ेह है,
अगर आप लोग इनके लोग नहीं तोड़ पाते तो फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकेगा। नहीं, जाहिर है मैंने पहले यही कहा था कि देखें हमारे राब्ते सबसे हैं, हमारे राब्ता जहांगीर तरीन से भी है, हमारा राब्ता जो है ना इस वक्त जितने आपने 20 मेंबर्स की पार्टी बताई, एक तो बाप को निकाले, बाप से हमारा ऑलरेडी राब्ता हो चुका है, बाकी जो बकाया रह गए हैं उनके साथ बातचीत चल रही है और उसमें जो मेन रोल अदा कर रहे हैं वो जो है नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब भी अदा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि देखें हमारे जो नंबर गेम है वो मुकम्मल हो चुका है, ये मैं आपको बता दूं, हमारे नंबर गेम मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब के गो-अहेड का इंतज़ार है कि वो अपने पार्टी के मेंबर्स को या अपनी पार्टी को गो-अहेड दे दें। अब नवाज़ शरीफ साहब डिले क्यों कर रहे हैं उसकी समझ मुझे खुद नहीं आ रही है, लेकिन मेरे ख़्याल में कि ये 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा नहीं, उससे पहले ही ये हुकूमत ही क्विक मार्च कर जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि नंबर्स गेम तैयार है और ये मार्च के ही महीने में पहले 15 दिन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने की तवक्को है मुझे। तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, जिस तरह मरियम साहिबा ने भी कहा, ये जो MNAs और MPAs हैं PTI के, ये PML नून से भी रब्ता कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी से भी रब्ता कर रहे हैं कि जी हम एक सूरत में आपका साथ देंगे, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप अपनी पार्टी का टिकट दें। अच्छा, हम उस टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते, क्योंकि हम PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि PTI के टिकट पे अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम हारेंगे, ये इनको पता है। तो उस बात पे ज़ाहिर है अब कुछ हल्के ऐसे हैं जिसमें हमारे अपने स्टालवर्ट्स हैं, हमारे अपने सीनियर लोग हैं, हम वो सीट नहीं दे सकते। कुछ PML नून के भी ऐसे सीट्स हैं जो वो मांग रहे हैं, जो उनके अपने सीनियर लोग हैं। तो ये सारे इश्यूज़ ये तय करने बाकी है और मैं समझता हूँ एक हफ़्ते के अंदर ये सारी बातें तय हो जाएगी। और जिस तरह जरदारी साहब पिछले एक हफ़्ते से बैठे हुए हैं लाहौर में, वो कोई ना कोई रिज़ल्ट लेके ही उठेंगे। लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे, मेरे ख्याल में लाहौर से कराची नहीं आएंगे। अच्छा, चलें, अगर एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास नंबर पूरे हैं, आप हुकूमत को गिराने की पोजीशन में हैं, बस नवाज़ शरीफ साहब के गो-अहेड का यानी दूसरी बड़ी पार्टी के गो-अहेड का इंतज़ार है, 15-20 महीने के अंदर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हुकूमत आपने गिरा दी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया, अब हुकूमत आपने बनानी है और आपने मिलकर हुकूमत बना ली, तो ये जो सारा जिसको आप कहते हैं ये नज़ला 3.5 साल का इमरान खान साहब की बैड परफॉर्मेंस, ये पर 1.5 साल में जब आप इलेक्शन में जा रहे होंगे, ये संभाल लेंगे पर 1.5 साल के अंदर सारा? नहीं, हम 1.5 साल अभी देखिए, ये फैसला तो पार्टी को करना है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, लीडर ऑफ द हाउस नया आएगा और नया लीडर ऑफ द हाउस जो है वो अपोजिशन से ही आएगा और मेरे ख्याल में कि वो जो है फौरी तौर पर ये असेंबली डिज़ोल्व करके जनरल इलेक्शन जो है अनाउंस कर देंगे, क्योंकि इस मसले का हल जो है ना, ये जनरल इलेक्शन ही है, नया सेटअप आए, नई हुकूमत आए, नई हुकूमत आएगी, नई पॉलिसीज़ लेकर आएगी, नई तरीक़ेकार से जो है ये जितना मलबा इन्होंने 3.5 साल में जो हम पर डाला है, हम नहीं कह रहे कि हम रातों रात जो है इसके ऊपर ओवरकम करेंगे। राइट, अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सिनेरियो रख दिया है नबील कबूल साहब, इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपने रखा है कि हम इमरान खान साहब को गिरा के 1.5 साल शायद कंटिन्यू ना करें। इमरान खान साहब को गिराने का मतलब एक तो उनकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है उसको बिल्कुल नोज डाइव कर देना और उनको लोगों में डिस्क्रेडिट कर देना और फिर अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गरीदा साहबा, जो नबील साहब फरमा रहे थे ब्रेक से पहले, और ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल था कि अगर आप हुकूमत गिरा के और अपनी हुकूमत बना लें और फिर आप अगला 1.25 साल आप हुकूमत करें तो आप भी डिस्क्रेडिट हो जाएंगे जैसे इमरान खान डिस्क्रेडिट होंगे अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि अगर वो 3.5 साल में कुछ नहीं कर सके तो आप भी 1.25 साल में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इन्होंने फरमाया कि हम इमरान खान को गिरा के इलेक्शन की तरफ जाएंगे, इसमें मुझे तो कोई हैरत की या कोई अचंभे की बात नजर नहीं आती, लेकिन इसमें कुछ बुनियादी सवाल जरूर जन्म लेते हैं। एक तो ये कि मरकज में अगर तहरीक अदम एतमाद आती है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, तो उस सूरत में फिर नया वज़ीर आज़म कौन होगा और क्या गारंटी होगी कि 6 महीने के अंदर जो है वो फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे या इमीडिएटली फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे, और इसकी गारंटी
किससे हासिल की गई है। और खासतौर पर फिर नवंबर में भी एक बड़ा अहम मामला दरपेश होगा, तो ये सारी सेटलमेंट आ रही है। दूसरा ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बेशक आप उनकी वज़ारत उस्मा की परफॉर्मेंस पे सवालात कर लें, लेकिन बतौर अपोजिशन लीडर इमरान खान ज्यादा कामयाब है। और जिस तरह उन्होंने खुद भी कहा कि मैं सड़कों पे आ गया तो मैदान, तो ये जो नया सेटअप लेके आ रहे हैं उसमें इमरान खान कहाँ पर होगा? जाहिर है वो अपोजिशन लीडर के तौर पे होगा और वो चुप करके घर में तो नहीं बैठ जाएगा ना। तो ये तो एक बहुत बड़ा बहरान सा क्रिएट हो सकता है कि अगर वाकई आप इमरान खान साहब को निकाल देते हैं तो क्या आप तवक्को कर रहे हैं कि वो जाके बन्नी गाला चुप करके अपना रिटायरमेंट की लाइफ जैसा एक क्रिकेटर होता है वो गुजारना शुरू कर देंगे, किताबें लिखना या कमेंट्री करना, वापस वो काम शुरू कर देंगे? वो सियासतदान है इस वक्त, वो सियासत करेंगे, वो अपने सर्वाइवल की कोशिश करेंगे। ये तो गरीदा फिर हम एज ए नेशन और एज ए कंट्री हम तो एक दायरे में घूमना शुरू हो जाएंगे, यानी ये उनको गिराएंगे, वो इनको गिराएंगे, ये उनको गिराएंगे, वो इनको गिराएंगे, और इमरान खान साहब होंगे, शहर शहर होगा, गली गली होगी, चौराहे होंगे, डंडे होंगे, लॉन्ग मार्च होगा। तो ये तो वापस हम उसी बैक टू स्क्वायर वन। ये अमीर अब्बास साहब बहुत बड़ा सवाल है कि, और जाहिर है मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन ने अगर कैलकुलेशन कर रखी है अपने बंदों की पार्लियामान के अंदर कि जी इतने बंदे यहाँ से इतने बंदे वहां से हम इमरान खान को गिरा देंगे, तो इसके बाद के दिनों की भी कैलकुलेशन या बाद के सालों की महीनों की कैलकुलेशन भी इन्होंने कर रखी होगी। हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत को रीइंस्टेट किया था, जो कि उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान ने तोड़ी थी, उस वक्त ज़ाहिर सदर के पास इख्तियार होता था। लेकिन अगर अभी आप तहरीक अदम एतमाद लाते हैं और लोगों को अपने पास लेके आते हैं, तो हो सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उस पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दें, छांगा मांगा की सियासत का इल्जाम लगा दें। अब इसका एक और नैरेटिव ये भी है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी आईनी जमहूरी पार्लियामानी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। पार्टियों ने अपनी मुद्दत पूरी की है, खासतौर पर 2008 के बाद से पीपल्स पार्टी ने अपना टेन्योर पूरा किया, नून लीग ने टेन्योर पूरा किया, लेकिन हम टेन्योर पूरा नहीं कर सके। तो एक तरफ तो अपोजिशन को ये तस्लीम नहीं होगा कि इमरान खान कोई पहला वज़ीर आज़म बन जाए पाकिस्तान की तारीख में, एंड ही गोज डाउन इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु हैज कंप्लीटेड हिज टेन्योर। राइट, लेकिन हसन साहब, बिजली 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट महंगी, तकरीबन 26 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ, पेट्रोल की 13 रुपए और डीजल की कीमत में 18 रुपए के इजाफे की बात की जा रही है। शायद इतना ना हो, इससे कम हो, लेकिन बहरहाल इजाफा चूंकि आपने यकम को नहीं किया था तो 15 को इजाफा करना पड़ेगा। महंगाई एक तो है कि एक दफा हो गई सो हो गई, महंगाई तो हर महीने 20, 25, 15 दिन के बाद बढ़े जा रही है। अच्छा अमीर साहब, देखिए, दो आपने बिजली की बात की और पेट्रोल की बात की, बड़ी सिंपल और ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं। आपको भी पता है, पढ़े लिखे लोगों को पता है, जाहिर है कि जो गरीब आदमी है जो नहीं समझ सके उसको शायद ना पता हो कि तेल की कीमतें जो है आलमी मंडी में बढ़ रही हैं और हमें पास ऑन करनी है। बिजली के अंदर भी जो आपके फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो भी पास ऑन करने हैं। आप अपनी जो बिजली बनाते हैं उसकी कॉस्ट ही रिकवर नहीं करते, इसी वजह से आपका सर्कुलर डेट बढ़ता रहा। अब सर्कुलर डेट कम हो रहा है तो बिजली की कीमत बढ़ रही है। तो ये तो एक बड़ा सिंपल सा मैथ्स है। हमारा मौक़िफ़ इसके ऊपर ये रहा है कि हमने वो मुश्किल फ़ैसले किए हैं जो पहले आने वाली हुकूमतों ने नहीं किए, और इसीलिए हम इस नहज पे खड़े हैं। अगर किए होते तो आज ये देखने को ना मिलता, और किसी न किसी ने तो इस मुल्क में मुश्किल फ़ैसले करने हैं। वरना अगर आप बिजली महंगी बनाते रहेंगे, पैसे रिकवर नहीं करेंगे तो कर्जा बढ़ता रहेगा। अगर आप पेट्रोल महंगा इंपोर्ट करते रहेंगे, नहीं उसके ऊपर प्राइस चार्ज करेंगे, आपका कर्जा बढ़ता रहेगा। किसी ने तो कर्जे को कम करना है। तो हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। ये आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, यानी ये पढ़ी लिखी बात बिल्कुल ठीक है। एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एक जो आप फरमा रहे हैं, एक ये नैरेटिव है, और इस नैरेटिव में काफी हद तक लॉजिक भी मौजूद है, लेकिन एक दूसरा नैरेटिव भी है। अब कल हमजा शहबाज साहब ने मुल्तान में खड़े होकर एक बड़ा जलसा किया, उस जलसे में उन्होंने क्या कहा है वो दिखाएं। महंगाई आती है तो किसान भाइयों, इमरान नियाजी कहता है कि महंगाई नहीं है, पाकिस्तान सस्ता है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। तो ये अवाम के जो जख्म हैं उन पर नमक छिड़कता है, उनका तमाशा देखता है। इस शख्स ने हस्ती बस्ती अवाम से रोटी छीन ली, महंगाई में लोगों को ज़हनी मरीज बना दिया। राइट, अब हसन साहब, एक आपका नैरेटिव है, एक ये ऑपोजिशन का नैरेटिव है। तो पाकिस्तान के 65-70% लोग जो आम आदमी पर मुश्तमिल हैं, लोअर और मिडिल क्लास, उसके दिल के करीब कौन सा नैरेटिव जाके लगेगा? पहले तो
मैं आपको बताऊं कि ये हमजा साहब नहीं बोल रहे, ये टीटीज का जो केस है ना, मकसूद चपड़ासी, ये वो आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है। हमने लोगों को हेल्थ कार्ड दिया है और ये रेवोल्यूशनरी मंसूबा है। हम लोगों के लिए एहसास राशन कार्ड लेके आ रहे हैं। आप ये देखें पिछले 3.5 साल में कोविड का मुकाबला किया, पूरी दुनिया किधर गई, हम किधर गए। तो हमारा ये नैरेटिव है, जब इलेक्शन आएंगे अवाम के सामने ये लेके जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस और फैसला अवाम का होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वक्त अपोजिशन की तमाम जमातों की तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ नहीं आई कि जी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की, आप ये पॉलिसी ना करें, ये पॉलिसी करें। इनके पास कोई हल नहीं। इनको पता है, अंदर से इनको पता है कि इंटरनेशनल हालात कैसे हैं, और ये जब आएंगे तो इनको एक इंस्टेबिलिटी के साथ अगर आएंगे तो इनके लिए तो और मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि मैं लॉजिक सुन रहा था, ये लॉजिक मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि जी हम इत्तेहादियों को हमारी हुकूमत के साथ मिलाएंगे और वज़ीर आला को बना देंगे हम, या अहम जिम्मेदारी देंगे परवेज़ इलाही साहब को। दूसरे सांस में ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो असेंबलियाँ तोड़ के फ्रेश इलेक्शन करवा देंगे। अगर आपने फ्रेश इलेक्शन करवाने हैं तो इत्तेहादी आपके साथ क्यों आएंगे? इसीलिए कि उनके साथ वही हो जो आप लोगों ने 90s में उनके साथ किया था। आपके जो दूसरी जमात है नून लीग, ये अपना जोर आजमाई कर रहे हैं, साथ थोड़ी सी इनकी अपनी सियासत भी जिंदा रहेगी। ये कोशिश इनसे बनना कुछ नहीं, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। राइट नबील साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम, यानी आप इमरान खान साहब से जान छुड़वाते और आप कहते हैं जी इमरान खान चूंकि मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है तो इमरान खान से जान छुड़वाते हम किसी और खाई में जाके गिर जाएं, तो बेहतर नहीं कि अगले इलेक्शन पर जाने से पहले एक नेशनल कंसेंसस हो पाकिस्तान की, जो आप 7-8 बड़ी रूलिंग पार्टीज़ हैं जिसमें आप इमरान खान साहब की पार्टी शामिल है, जिसमें गवर्नेंस, इकॉनमी और रिफॉर्म्स और दूसरों की हुकूमत को बर्दाश्त करने का जज्बा, इस कंसेंसस के बाद अगर इलेक्शन में जाएं और फिर जो भी जीते उसकी हुकूमत बने और वो 5 साल उसी कंसेंसस के तहत पूरे करे, ये बेहतर तरीका नहीं होगा? देखिए अभी तो मैं समझता हूँ पानी सर से ऊपर चला गया। अभी ये वक्त गुज़र चुका है और जिस तरह अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब भी होता है तो हमारे पास कितना 1-1.25 साल रहेंगे फ्रेश इलेक्शन के लिए, या उससे मतलब अगर हम नहीं तोड़े इस असेंबली को, लेकिन अगर हमने तोड़ा तो फिर ज़ाहिर है 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो ये अब ये रिफॉर्म्स और ये सारी बातें, ये पहले इमरान खान जब तब्दीली की बातें कर रहा था और जब उनके एक वज़ीर ने कहा कि पानी समंदर से जो है तेल के इंतज़ार में है, जैसी समंदर से तेल निकला 1 हफ़्ते के अंदर तो हम लाखों नौकरियां देंगे और ये मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। हम ऐसे उस पर बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब तेल निकलेगा तो कोई फ़ायदा मिलेगा और फिर वो फ़ायदा जो है आवाम तक पहुँचेगा। हम समझते हैं कि देखिए अगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, अगर हम इनको नहीं हटाएंगे तो हम खुद अपने हल्के में नहीं जा सकेंगे। हमें खुद लोग जूते मारेंगे कि भाई तुम लोग किस काम के हो। तो हमारे वोटर्स हमारा गला पकड़ेंगे कि भाई आपने क्यों नहीं इस हुकूमत से हमारी जान छोड़ाई। अभी आप खुद बार बार परेशान हैं, आप कह रहे हैं 3 रुपये से ऊपर जो है नेपरा की कीमत, बिजली की कीमत बढ़ रही है, तेल की कीमत 15 तारीख को बढ़ रही है, सब चीज़ें बढ़ रही है। ये अवाम फिर हमारी तरफ आती है, हमें कहती है भाई आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो, आप क्यों खामोश हो। इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि इमरान खान तो पहले ही उसने कह दिया है, मैसेज किसी को दे दिया कि मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँ अगर बाहर निकलूँगा। वो मैसेज उन्होंने हमें नहीं दिया है, वो मैसेज उसने किसी और को दिया है। अब वो कितना ख़तरनाक होगा, क्या वो टाइम बॉम्ब है कि वो जो है बाहर निकालोगे तो वो फट जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान पहले भी ऑपोजिशन में रहा है और ऑपोजिशन में रहते हुए भी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ उसने जो है किसी को यकीन दहानी कराई कि मैं 1 लाख लोग लेकर आऊँगा तो फिर 1 लाख लोग जमा होंगे धरने में तो फिर हुकूमत चली जाएगी। 1 लाख के जगह वो आस्ते आस्ते कम होते जब ताहिरुल कादरी साहब चले गए तो मुश्किल से जो है 5000 लोग भी नहीं बचे वहाँ पर। तो ये हमारे लिए कोई ख़तरनाक बात नहीं होगी कि वो अपोजिशन में रहेंगे। लेकिन ये कि अब वक्त आ गया, अब इनफ इज़ इनफ। लोग हमें अपने हल्के में हम नहीं जा सकेंगे, हम किस तरह वोट मांगेंगे कि हमने क्या किया आवाम के लिए। इसलिए हम पहले स्टार्ट ले रहे हैं, लॉन्ग मार्च हम शुरू कर रहे हैं 27 फरवरी को, और मुझे पूरा यकीन है हम मुल्तान तक नहीं पहुंचेंगे ये हुकूमत के। अच्छा, सही है। राइट जी, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नवंबर का महीना जो है उसका कोई ताल्लुक है इमरान खान साहब के जाने से या नहीं? ब्रेक के
ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। गरीदा साहिबा, नवंबर में इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर एक बहुत अहम अपॉइंटमेंट करनी है, और जिस अपॉइंटमेंट का बहरहाल पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, पाकिस्तान के सियासी मामलात के साथ भी। तो कहीं उस अपॉइंटमेंट से पहले ऑपोजिशन इमरान खान को घर भेजना तो नहीं चाहती? देखिए, नवंबर के क्या मामलात होते हैं, क्या मामलात नहीं होते, अभी तो कहना बहुत काबिल वक्त है। और जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं, अभी जनवरी में उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया था, बल्कि सहाफ़ियों के साथ कहीं मुलाकात हुई थी, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि मैंने अभी सोचा नहीं है एक्सटेंशन देने के मामले पे। तो अभी तक जब वज़ीर आज़म जिनकी ये सवाबदीद है, जिन्होंने ये काम करना है, उन्होंने ही कुछ नहीं सोचा, तो फिर हम कैसे इस पर कोई कमेंट कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, चहमगोइयाँ हो रही हैं, होती रहती हैं, सियासत सहाफत चहमगोइयों का जो है वो गढ़ होते हैं। सिर्फ कयास आराइयाँ हैं कि क्या जो अपोजिशन अदम एतमाद के लिए एकदम से तैयार हुई है, और उनकी बहुत तेजी, जो कि आपने भी सारा एक पूरे का पूरा टाइमलाइन पढ़ के सुनाया कि कब कब कहाँ किस तरह मुलाकात हुई, और इन मुलाकातों में कितनी तेजी आई है यकदम से, और ये मुलाकातें इस दफा की पिछले साल से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो क्या साराइयाँ हो रही हैं कि जो तेजी आई है, ये जो एकदम से मुलाकातें हुई हैं, शायद कोई नवंबर का पेश खैमा है या कोई इस तरह के मामलात। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको नवंबर से जोड़ना फिलहाल काबिल वक्त होगा। अभी तक तो अपोजिशन अदम एतमाद के लिए तारीख पर ही कर पाई, बल्कि तारीख पर तो फैसला वो तब करेगी ना जब उनके पास नंबर गेम पक्की हो जाएगी। अभी नबील कबूल साहब फरमा रहे थे कि नंबर गेम हमारे पास बिल्कुल पूरी हो चुकी है। तो नंबर गेम अगर पूरी हो चुकी है तो फिर सेशन मेरा ख्याल है कल से या इसी हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर अदम एतमाद ले आए। इसी सेशन नंबर गेम पूरी हो चुकी है, सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, तो फिर तो आपको नवाज शरीफ साहब की तरफ से एतराज करने की, इंतजार करने की तो जरूरत है ही नहीं ना। उनका तो गो अहेड पहले भी मौजूद था। वो जो एक पीडीएम की इजलास हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जी ठीक है जी हम, और कल तो फैसला हो गया वैसे भी तहरीक अदम एतमाद का। और जरदारी साहब जो ये खास तौर पर नजर रखें कि आसिफ अली जरदारी एक बड़े अरसे की खामोशी के बाद एकदम से वो एक्टिव हुए हैं, और जरदारी साहब जैसा माहिर सियासत सिर्फ एक्टिव नहीं हुए, बेटे के साथ शहबाज शरीफ के घर पहुंचे हैं, सिर्फ एक्टिव नहीं हुए। जी बिल्कुल, ये सुपर एक्टिव कह रहे हैं। चले आप उनको, अल्लाह उनको सेहत दे। उनकी सेहत जो है वैसे भी उसके मामलात कुछ बेहतर नहीं है, बट सियासी तौर पे बड़े वो सुपर एक्टिव हो गए हैं। तो जरदारी साहब जब भी इस किस्म की सरगर्मियों में मशगूल होते हैं तो उसका लाजमन कोई ना कोई बहुत बड़ा नतीजा सियासत में नजर जरूर आता है। तो अब देखना ये है कि जो मेरी इत्तला है इस वक्त तक बंदे पूरा नहीं हुए, क्योंकि जो नबील कबूल साहब ने पहले भी कहा कि जी लोग हमारा जरूरत है, नून लीग की भी टिकट मांग रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है। नून लीग भी कह रही है कि जी हम 4 से 5 लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के पास भी यही कुछ एक नंबर्स हैं कि जो एडजस्टमेंट विफाक के हवाले से वो कर सकते हैं। जी, मेरे पास भी ये बड़ी मुसद्दका इत्तला है कि तकरीबन 22 से 23 के करीब लोग ऐसे हैं हुकूमती जमात से या हुकूमत के इत्तेहादियों में, जनूबी पंजाब महाज भी शामिल है, तो उनमें से 22 से 23 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में हैं, लेकिन आपस में कोई अभी अरेंजमेंट बन नहीं पा रहा पीएमएल के साथ। खैर, हसन साहब, मईशत अपनी जगह पे है, इसके अलावा और बहुत सारे वादे थे, जिनमें से एक वादा कल सरदार अवैस लगारी साहब ने याद करवाया। अब ये वो वादे हैं जो बार बार जाके ये लोगों के सामने रखेंगे, और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा तो नुकसान तो जाहिर बात है फिर आपको ही होगा ना। दिखाएं जी। धरती ना बदले और वजीरे खारजा हर 9 महीने के बाद उठ के नहीं आधे जनूबी पंजाब सूबा बनाना चाहिए। हर रोज ऐसे को आना खड़ी, आप जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनाना चाहते, और अरे तुम नहीं चाहते, अरे तुम बेईमान हो, तुम्हारे दिल में चोर है, तुम जनूबी पंजाब के गद्दार हो। राइट, तो एक इकोनॉमी मसला नहीं है एहसान साहब, बेशुमार वादे जो आपने कर रखे हैं उन सब का जवाब लोग मांगेंगे, और ये बार बार लोगों के सामने रखेंगे, याद दिलाएंगे। ये जनूबी पंजाब के लिए जो इस हुकूमत ने किया है आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। ये तो बात अब तारीख का हिस्सा बन के मेरे साथ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट, उनके फंड्स को रिंग फेंस करना, वहाँ पे काम करवाना, ये डेवलपमेंट पहले नहीं हुई। पिछले पंजाब की आप डेवलपमेंट उठा के देख लें, पूरी सेंट्रल पंजाब सेंट्रिक और लाहौर सेंट्रिक डेवलपमेंट थी। तो जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनको जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से मिला वो पहले नहीं मिला, और वो सूबे की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह जब हमारी वो स्ट्रेंथ होगी,
जब हम आइन में तब्दीली ला सकेंगे। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है। दूसरी बात नबील साहब ने अपोजिशन के बारे में की, मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ कि लोग डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि एक जमहूरी निज़ाम के अंदर अपोजिशन का कोई ना कोई रोल होता है, और जो 3.5 साल में अपोजिशन का रोल रहा है, इससे कमज़ोर अपोजिशन शायद किसी हुकूमत को मिली ही ना हो। तो ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि मुल्क की 2 बड़ी पार्टियाँ जॉइंट अपोजिशन में है और 3.5 साल अपोजिशन ने क्या किया है। और तीसरी बात यह है कि जो आपने नवंबर की बात की, इसमें वो हकीकत मुझे तो नहीं लगती, लेकिन हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं उनकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि इदारों के बीच में कोई ऐसी बात आए, क्योंकि वो उर्दू का एक मुहावरा है कि सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता है। तो मेरे ख्याल है उनको अपने जोरे बाजू पे भरोसा करना चाहिए और इस किस्म की जो साजिशें हैं उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। अच्छा, जनूबी पंजाब पे पंजाब असम्बली करारदाद मंजूर कर चुकी हुई है, इसका मतलब असम्बली ने कॉन्सेंट दे दिया। जनूबी पंजाब के ऊपर आप करारदाद लेकर आए कौमी असम्बली में, वहाँ अगर 2/3 के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी आपका साथ नहीं देंगे तो फिर हम अवैस लगारी साहब से सवाल करेंगे ना कि आपकी पार्टी तो साथ नहीं दे रही, जलसे में आप कहते हैं कि सूबा नहीं बन रहा, आप तो करारदाद ही नहीं लेकर आ रहे। नहीं देखें, बिल्कुल इस पर जो हतमी फैसला है वो पार्टी की क़यादत करेगी कि उसकी क्या टाइमिंग होगी, लेकिन हमारी जो कमिटमेंट है जनूबी पंजाब के साथ, हम उससे स्टैंड करते हैं और उससे पीछे नहीं हटेंगे। और आने वाले दिन और तारीख ये फैसला करेगी कि जनूबी पंजाब के अवाम को किस पे भरोसा है और वो किसको अपना मोहसिन समझते हैं। राइट, नबील कबूल साहब, 27 को जो आप शुरू कर रहे हैं, उस 27 के साथ साथ PTI और आपकी ऑपोजिशन भी कुछ कर रही है, वो जरा सुनवाएं जी। ये कल जो ऐलान किया है जैदी साहब ने, ज़रदारी इधर और शरीफ खानदान पंजाब में, इनकी क्लिप मैं आपको सुना देता हूं कि ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, सारी दुनिया ने सुना है। ये पूरी नूरा कुश्ती में 2008 से 2018 तक इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सो ये हुकूक सिंध मार्च 26 तारीख को शुरू होगा, 9 तारीख को इंशाल्लाह कराची पहुंचेगा। हम सिंध के अक्रॉस रिगज़ैग हर जिले में जाएंगे। राइट, नबील साहब, आप 27 को शुरू कर रहे हैं, वो 26 को एक दिन पहले आपसे निकल रहे हैं, वो आपके खिलाफ। वो हमारे से पहले निकलेंगे, अगर हमारे से पहले निकलने की कोशिश भी करेंगे तो मेरे ख्याल में वो सक्कर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ लाखों लोग होंगे और उनके साथ चंद 100 लोग होंगे। उनके पास सिंध में लोग ही नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास सिंध में लीडर कौन से हैं जो तुम पब्लिक निकालेंगे? बात यह है कि अली जैदी साहब, अभी मैं क्या बोलूँ कि जो यूसी चेयरमैन हार चुका था लास्ट लोकल बॉडीज इलेक्शन में, उसको उठा के जब आप फेडरल मिनिस्टर बनाओगे तो वो इसी तरह की बहकी बातें करेगा ना। बहरहाल हम तो अब निकलेंगे, अगर वो हमारा आमना सामना होता है तो हम मिठाई खिलाएंगे उनको। सिंध वालों का एक रवाज है, अपने मेहमान को वेलकम करते हैं, हम उनको मिठाई खिलाएंगे और उनको भूखा प्यासा नहीं भेजेंगे। तो वो भी आपको मिठाई खिला देंगे, आपको भूखा प्यासा नहीं भेजेंगे जी। मैंने कहा जब आप यहाँ आएंगे 27 को, वो भी आपको मिठाई खिला के वापस भेज देंगे आराम से। नहीं, हम वापस जाने के लिए नहीं आएंगे। हमारी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। हमारी टाइमिंग ऐसी है कि जब मौलाना फजल रहमान की लॉन्ग मार्च भी हमारे साथ शामिल हो जाएगी तो हम उधर बैठ ही जाएंगे और हुकूमत गिरा के ही वापस आएंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। 23 मार्च की तारीख वैसे ही बहुत अहम है और इसकी तारीख पर जो अपोजिशन का यानी PDM का जो मार्च होगा, इसके ऊपर ख़ास जो क्वार्टर्स हैं उधर से भी कंसर्न शो किया जा रहा है। OIC के इजलास की पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है इन्हीं दिनों में, और 23 मार्च की तकरीब में भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा ख़ारजा या उस सतह की अहम शख्सियात उसमें भी शिरकत कर सकती हैं और वो पाकिस्तान में भी मौजूद होंगी। तो ये भी बहरहाल एक इशू है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कोई तारीख़ में लचक PDM दिखाती है या नहीं। अभी तक तो 23 मार्च की तारीख़ हतमी है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।